हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये फर्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है इस तरह से हाईलाइटेड होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ जो है ब्लैक लेटर से अंडरलाइंड होते हैं इस तरह से, जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ, जो कि एक्सप्लेन्ड पेज से लिया गया है। अभी नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था, वर्कर्स प्रोटेस्ट, सो उसी से रिलेटेड है। और इंडिया में जो लेबर लॉ से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुआ है और वो कैसे प्रोग्रेस किया है, और उसमें डॉक्टर वी आर अम्बेडकर इनका क्या रोल था, इस आर्टिकल में बताया गया है। जब वर्कर्स की हम बात करते हैं या लेबर फोर्स की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होकर के सोचना चाहिए, बिकॉज वो इस सिचुएशन में इसलिए है बिकॉज उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, वो किसी वेल्दी फैमिली से नहीं है। सो जैसा कि आप दूसरे प्रोफेशंस में, जैसे कि आइदर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, जजेज हो, और दूसरे भी प्रोफेशनल्स हो, जो रेस्पेक्ट उनको मिलता है वो रेस्पेक्ट तो जो लेबर क्लास के लोग हैं या वर्क फोर्स हैं उनको नहीं मिलता है। ये तो सीधी सी बात है। बट क्या हम उनके जो लाइवलीहुड है, एटलीस्ट उनके लाइवलीहुड को इंश्योर कर सकते हैं? बिकॉज एटलीस्ट अगर ये रिस्पेक्ट ना मिलता हो दूसरे के जैसा, तो कम से कम उनको लाइवलीहुड इंश्योर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसमें जो एक डिग्निफाइड लाइफ की बात कही गई है उसको हम इंश्योर कर सके। सो ये मैटर जितना अभी रेलिवेंट है, उस समय जब ब्रिटिश एरा था हमारे यहाँ, तब कैसा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। और उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये जो लेबर लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म हुए, उनमें इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वही जो है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। जैसे कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 43, आर्टिकल 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसका प्रावधान करता है। और आर्टिकल 43 लाइवलीहुड, और उसमें एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड, मतलब कि एक डिसेंट लाइफ को इंश्योर करता है। सो इस तरह के आर्टिकल्स, चूँकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सो उनका जो विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। अगर पर्टिकुलर रिफॉर्म्स की बात करें या उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके वे लेबर मेंबर थे। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नमेंट के जो डेली वर्क है उनके देख रेख के लिए होता था। इसको 1858 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा ट्राईपार्टेट लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि 1942 में हुआ था, उसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, इनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। मतलब कि ये वर्कर्स और उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयासों के बाद ही हुआ था। उसके बाद एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी 1944 में, उसके ये मेंबर थे। और इसका पर्पस था, जो उस समय वर्कर्स थे, लेबर फोर्स थे, उनके वेजेस, उनके कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, उनकी आम जिंदगी कैसी है, वे कैसे रहते हैं, इन सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कमेटी बनाया गया था। इसके अलावा माइंस अमेंडमेंट एक्ट 1946, जिसमें माइन से रिलेटेड वर्कर्स को, उनको जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज माइंस जो है एक टफ जॉब होता है माइनिंग, और उसमें जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको, और जो मेन वर्कर्स हैं उनके लिए अगर प्रॉपर चेंजिंग और उस तरह के डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि माइन और उसके जैसे रिलेटेड वर्क्स में जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको इंश्योर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। उसके बाद अभी जो बात होती है मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कि अभी तक ये चर्चा चल रही है, तो 1929 में इस तरह के बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लाया गया था। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना विजनरी सोच रहा होगा। इसके अलावा जो वर्कर्स का वर्किंग आवर था वो उस समय 12 आवर था, और उनके कंडीशंस, सो इन सब को लेकर के जो वर्क किए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा,
ये वर्किंग आवर 12 आवर से घट करके 8 आवर कर दिया गया। और जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, और पेड लीव, डियरनेस अलाउंस, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि अगर इनकेस एक्सीडेंट हो जाता है या जो फ्यूचर सेविंग है उसके लिए सिक्योरिटी। सो इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रयासों के बाद ही आया था। सो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो प्रीलिम्स से पूछी जा सकती है कि वे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर थे, ट्राई पार्टाट लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1942 में हुआ था उसके ये प्रमुख व्यक्ति थे, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसमें मेंबर थे, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। और इससे जो है इन सब पॉइंट से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल लाया गया था जिसमें कहा गया था कि जो दूसरे स्टेट से कैब ड्राइवर्स या ड्राइवर्स जो भी ड्राइवर्स आते हैं उनको मराठी सीखना होगा, ताकि वो यहाँ जो है मतलब कि जो जॉब चाहते हैं इस तरह के जॉब उनको मराठी सीखना होगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरह के रूल्स क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्म्स है उनसे मेल नहीं खाते हैं। इस आर्टिकल में आर्टिकल 19 जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो राइट्स दिए गए हैं कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में रह सकते हैं, आप कोई ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है जिसमें कि राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ का एक पार्ट बताया गया है। सो ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की बात। अब ऑथर जो है ये यहाँ पे बोलते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके इस तरह के रूल्स बना सकती है। तो ये गवर्नमेंट जो है जो ये रूल लाई थी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके तहत रूल्स लाई थी। बिकॉज ट्रांसपोर्ट कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। सो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंडर में ये रूल लाया गया था। बट ऑथर का कहना है कि इस तरह के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि जो राइट्स दिए गए हैं उसमें जो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो क्लाउज है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वैलिड होना चाहिए, और वो रेस्ट्रिक्शन जो है एक लॉ के जरिए लाया जा सकता है। मतलब कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उसके द्वारा एक एक्ट को लाना होगा, अमेंडमेंट एक्ट को लाना होगा, ना कि गवर्नमेंट जो है या एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्टली रूल्स को इशू करके इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है। इसके बाद ऑथर का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह की चीज़ों को होने देते हैं तो दूसरे स्टेट जैसे कि कर्नाटका में भी इस तरह की डिमांड की जा रही थी, तो दूसरे जगहों में भी ये फैलने की आशंका है। उसके बाद 1960s में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें कहा गया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश वो बरकरार रहेगा और उसके बाद फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाएगा। बट 1960 में तमिलनाडु में इसको लेकर के, बिकॉज 1947 टू 1960 लगभग 15 साल हो जाते हैं और उसके बाद ये रिवीजन करना था, बट वहाँ के लोगों ने ये कहा अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अगर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है हमारे ऊपर इसको इम्पोज करने जैसा होगा, और एक राइट एंटी हिंदी राइट हो गया था। सो ऑथर का इस आर्टिकल में जो फाइनल कंक्लूजन है कहना है कि अगर जैसे कि हम जो डिफरेंट एरियाज़ है, हमारा जो कंट्री है बहुत ही डाइवर्स है और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको फॉलो करते हैं। सो जो डिफरेंट रीजन्स है हमारे कंट्री में उसको हमको इंक्लूड करने के लिए, जैसा कि आप देखते हैं काशी तमिल संगम जो अलग अलग रीजन्स के स्पोर्ट्स में प्लेयर्स होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल सके। सो इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को हमसे अलग ही करेंगे, न कि हमसे वो
मिलाएंगे और जो हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मंत्र है उससे मेल नहीं खाता है। और जो फाइनल जो सॉल्यूशन बताया गया इस आर्टिकल में कि जो लैंग्वेज है उसके लिए हमें 3 अप्रोच अपनाना चाहिए, 3 लैंग्वेज का अप्रोच, इंग्लिश, हिंदी जो कि पहले से है, और रीजनल लैंग्वेज। मतलब कि अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाना हो तो ये 3 लैंग्वेज जो है आपको बैलेंस करके चलना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है एंथ्रोपिक माइथोस। ये अभी बहुत न्यूज में है, चर्चा में चल रहा है। एंथ्रोपिक जो है एक एआई कंपनी है और इसने एक टूल बनाया है माइथोस, जो कि एक एआई टूल है। और ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसमें जो लूप होल्स हैं उसको डिटेक्ट करके उसको फिक्स करने के लिए, ये अगर सीधी शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में कहें तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशंस है उसको, उसमें जो लूप होल्स है उसको ढूंढकर उसको फिक्स करने के लिए ये बनाया गया है। और ये बहुत ही एडवांस है। अभी इसको जो है मार्केट में नहीं उतारा गया है और कंपनी के द्वारा कहा गया है कि इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए वो डिफरेंट सेक्टर्स में जो डिफरेंट जो ग्रुप है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं कि इसको कैसे मार्केट में उतारा जाएगा। बट दूसरी तरफ इसका एक भी कहना है, एक और भी कहना है इसके उल्टे। जो इसके अपोनेंट है वो कह रहे हैं कि इसको जो है एक मार्केट स्ट्रेटजी की तरह देख रहे हैं, कि मतलब कि मार्केट में उतारने से पहले इसके प्रति एक जो है हवा बनाया जा रहा है ताकि इसका सेल जो है काफ़ी किया जा सके। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या बताया गया है, सो इससे रिलेटेड जो कंसर्न है, जो वर्ल्ड वाइड कंसर्न चल रहा है इस टूल से रिलेटेड, कि अगर इसका मिसयूज किया जाए तो हमारा जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो बैंकिंग, डिफेंस और जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये हैक कर सकता है। और अब क्या किया जाना चाहिए, तो ऑथर इस आर्टिकल में बोलते हैं कि ये तो इस तरह से ही हुआ, मतलब कि इसका एनालॉजी देते हैं। जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था तब तो ये नहीं सोचा गया था। जब एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो अब इसके फैलाव के लिए आप सोच रहे हैं, मतलब कि आपने गन तो बना दिया है, अब जो है कह रहे हैं कि गन को कैसे रोका जाए। सो उसी तरह से ये टूल है कि टूल तो बना दिया गया है, तो अब जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ओवर रेगुलेशन, अगर आप ओवर रेगुलेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो ये कहीं न कहीं से फिर निकलेगा ही। और इसके लिए करने की, अभी क्या करने की ज़रूरत है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसको मजबूत कीजिए। और हम इसको टैकल करने के लिए क्या रेजिलियंस, क्या साइबर रेजिलियंस हम ला सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को आप उस पर रिसर्च कीजिए। और जो स्मॉल एंटिटीज़ है, मतलब जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि हम पहले उसको प्रोटेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है मॉनसून से रिलेटेड। आईएमडी ने कुछ समय पहले अभी ये फोरकास्ट किया था कि इस साल जो है मॉनसून नॉर्मल से कम होने वाली है। और इसका कारण जो है, मेन कारण है अल नीनो। इसे हम मैप के जरिए समझते हैं। ये इंडियन ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशन है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। नॉर्मल क्या होता है, मॉनसून के लिए जो कंडीशंस होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो यूरेशियन लैंड है इनमें लो प्रेशर क्रिएट होता है और मानसूनी हवाएं इस तरह से, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो इस तरह से मानसूनी हवाएं ब्लो करती है और फिर बारिश होती है। और एक चीज़ जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो वार्म वाटर है इंडियन ओशन में, वो ट्रेड विंड के द्वारा इस तरह से ईस्ट से वेस्ट की ओर, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लो होता है इस तरह से और इस तरह से। सो ट्रेड विंड के द्वारा ये वार्म वाटर है ओशन का, वो इस तरह से फ्लो करवाया जाता है। बट अल्नीनो में क्या होता है कि ये जो है ट्रेड विंड थोड़ी वीक वीक हो जाती है और ये जो वार्म वाटर इधर से इससे वेस्ट की ओर जाने चाहिए थे वो कम हो जाती है। और फिर जो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होना चाहिए था वो लो प्रेशर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है।
और हवाएं जो इस दिशा में बहनी चाहिए थी मानसून के लिए वो इस दिशा में बहने लगती है और इसका जो है पूरा प्रभाव जो है मानसून में पड़ता है और रेनफॉल पे पड़ता है। बट इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि एक तो अल्नीनो है जो कि बैडली इफेक्ट करता है और एक है इंडियन ओशन डाइपोल। ये क्या है? ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, ये वेस्ट इंडियन ओशन है, ये ईस्ट इंडियन ओशन है। तो अगर हवाएं जो है इधर से इधर फ्लो करनी है तो यहाँ लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। यही जो है चेंज होता रहता है। तो लो प्रेशर इधर होता है, हाई प्रेशर इस तरफ होता है, मतलब कि विंड का डायरेक्शन ये। इसको जो है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बोला जाता है और इसको जो है इस कंडीशन को नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल बोला जाता है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है इसको मानसून के लिए पॉजिटिव माना जाता है, मतलब कि मानसून को ये फेवर करता है। अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो ये जो है मानसून को रेसिस्ट करता है। इस बार जो है अल्नीनो तो है बट हमारे यहाँ पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल ये बन रहा है, मतलब कि अल्नीनो का जो निगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब कि इससे वर्षा कम होगी। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है इसको थोड़ा बहुत काउंटर करेगा और जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है। उसके बाद जो यूरेशियन लैंड है, मतलब एशिया और यूरोप, उसमें स्नो कवर जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है। ये जो है मानसून के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, बिकॉज अगर स्नो को कवर कम होगा तो जो लैंड है वो ज़्यादा हीट होंगे और लैंड ज़्यादा हीट होंगे तो लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं जो है मानसून की जो अपने नॉर्मल फ्लो में बहती है उससे बहेगी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये मानसून जो है अगर नॉर्मल से कम होता है तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फार्मिंग पे इफेक्ट होगा, ये कहने की बात नहीं है। बट जो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न इसमें बताया गया है कि जो वाटर का रीयूज है, मतलब कि जो वाटर हमने यूज कर लिया है उसको रीयूज करना, मतलब फिर से उसकी रिसाइकलिंग करके उसको रीयूज करना, ये हमारे यहाँ बहुत कम होता है। सिंगापुर में ये लगभग 40% है और हमारे यहाँ ये मात्र 3% है। तो इसको हमको ठीक करना होगा और जो रेनफॉल होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन, इन सब पे हमको ध्यान देना होगा और इसको सुदृढ़ करना होगा। तो इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अल्नीनो है, इंडियन ओशन डायपोल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है ब्रेन डेथ से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है, ये न्यूज़ में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिव्यू किया जा रहा है कि जो ब्रेन डेथ से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, मतलब कि जो सर्टिफिकेशन है ब्रेन डेथ को, मतलब कि जब कोई पेशेंट जो है जिसका ब्रेन डेथ हो जाता है तो जो उसका प्रोसीजर है उसको सर्टिफाई करने के लिए उसको रिव्यू किया जा रहा है कि कहीं इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है या फिर जो इसको एक जो ऑर्गन डोनेशन है उससे लिंक करके देखा जा रहा है। ब्रेन डेथ क्या होता है? कोई पेशेंट जब कोई लाइफ सपोर्ट यानी जैसे वेंटिलेशन, मतलब वो खुद ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, उसको मशीन के जरिए उसमें ऑक्सीजन डाला जा रहा है और वेंटिलेशन पे है, मतलब कि मशीन के जरिए उसकी ब्रीदिंग हो रही है और उसका ब्रेन जो है स्टॉप वर्किंग। ये कोमा से अलग है। कोमा में क्या होता है, पर्सन रिकवर कर सकता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, बट जब ब्रेन डेथ होता है तो ये रिकवर नहीं होता है, मतलब कि रिवर्सिबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है उसका हार्ट बीट जो है सिर्फ वो अलाइव है, इससे पता चलता है कि हार्ट बीट उसकी चल रही होती है। ब्रीदिंग वेंटिलेशन के सहारे होता है, ब्रेन बिल्कुल डेड होता है और हार्ट बीट जो है चल रही होती है। इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है कि कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर इस तरह के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसमें प्रोसीजर है कि 4 डॉक्टर्स का ग्रुप जो है पेशेंट को टेस्ट करता है और ये 2 टाइम टेस्ट किया जाता है 12 आवर्स के अंतराल में, तभी जो है डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं कि कोई पेशेंट जो है ब्रेन डेड है या नहीं। कुछ इंसिडेंट में ऐसा देखा गया है कि लोग जो है इसका मिसयूज भी करते हैं
और जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ से इसको लिंक किया गया है वो है ऑर्गन डोनेशन से। बिकॉज जब आदमी का ब्रेन डेड हो जाता है तो वो समझिए कि सिर्फ वो अलाइव है बट वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता, तो जो उसके ऑर्गन्स है उसको डोनेट किया जा सकता है। तो इस तरह के अगर सर्टिफिकेशन को अगर फास्ट किया जाए तो इस तरह के ऑर्गन डोनेशन को जो है टाइम पे किया जा सकेगा। सो इसी दोनों चीज़ को, मिसयूज को और ऑर्गन डोनेशन के बैलेंस को, दोनों को बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर रही है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ओसीआई कार्ड और उसमें 2 रूल्स जो है चेंज किए गए हैं। सो ये न्यूज़ में है। ओसीआई कार्ड क्या होता है? वैसे ओवरसीज सिटीजन्स, मतलब जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हो, वो इंडियन ओरिजिन के हो, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर स्पाउस वो इंडियन सिटीजन हो। सो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनको जो है ये ओसीआई सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका कि कुछ बेनिफिट्स है कि वो इंडिया में जो है वीज़ा फ्री आ जा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इसमें जो है रूल्स जो चेंज किया गया है उसमें ओसीआई कार्ड के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। सो ये न्यूज़ में है। दूसरा जो चेंज है वो माइनर और डुअल सिटीजनशिप, डुअल पासपोर्ट। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में जो कोई अगर बाहर के लोग हैं, मतलब कि फॉरेन कंट्री के सिटीजन हैं, पासपोर्ट रखते हैं, तो इंडिया में उसको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। मतलब कि इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। जबकि यूएसए जैसे कंट्रीज, मतलब कि कोई दूसरे कंट्री के सिटीजन है तो वो यूएसए का सिटीजन हो सकता है और यूएसए का पासपोर्ट वो होल्ड कर सकता है। तो यही चीज़ जो है जो इंडिया अलाउ नहीं करता है वो अब माइनर्स के लिए भी लागू कर दिया गया है। माइनर्स मतलब कि 18 साल से जो कम एज के बच्चे हैं। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।